बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके कॉजेटिव एजेंट क्या हैं और इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़ाइन करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। किस चीज़ का? ऑफ अर्थ सरफेस, ज़मीन के सतह के ऊपर एवरेज टेम्परेचर का बढ़ जाना, बोथ ज़मीन के ऊपर एंड वाटर पानी के ऊपर एज वेल एज, और इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर के ऊपर। एटमॉस्फेयर में, ज़मीन के ऊपर और पानी के ऊपर जब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो इस फेनोमेना को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। अगर आसान अल्फाज में हम ग्लोबल वार्मिंग को डिफ़ाइन करें तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पूरी दुनिया का टेम्परेचर जब औसतन इंक्रीज हो जाए तो इस फेनोमेना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यहाँ पे ये एवरेज टेम्परेचर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो इससे क्या मुराद है? एवरेज टेम्परेचर से मुराद ये है कि ज़मीन के ऊपर बहुत सारी जगह जो हैं इनमें ये टेम्परेचर जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक एरिया कंसीडर कर दिया और इसको मैंने नाम दे दिया 1, दूसरा मैंने कंसीडर कर दिया 2 और थर्ड वन मैंने कंसीडर कर दिया 3। ये 3 रीजन हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट वन रीजन जो है इस पे मैंने एज्यूम कर लिया कि इसके ऊपर टेम्परेचर क्या है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा सेकंड वन रीजन जो है इसमें हो सकता है 48 भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और ये थर्ड वन रीजन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर क्या है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मौजूद है। तो ज़मीन के सतह के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे टेम्परेचर मुख्तलिफ हो सकता है। तो इन टेम्परेचर का जब एवरेज लिया जाए, इन टेम्परेचर का जब एवरेज लिया जाए तो उससे जो टेम्परेचर आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जब पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो इस फेनोमेना को फिर ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसका एवरेज किस तरह लिया जाता है? तो यहाँ पे मैंने 3 रीजन कंसीडर कर दिए हैं, तो इसका एवरेज कुछ इस तरह लिया जाता है। ये मैंने ले लिया एवरेज AV, तो ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ का? 45 प्लस 48 प्लस 50 डिग्री। और ये कितने रीजन है? 3, तो इसको हम 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो इससे जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो होगा एवरेज टेम्परेचर। वो क्या होगा? एवरेज टेम्परेचर। तो ज़मीन के सतह के ऊपर जब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो इस फिनोमेना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब नेक्स्ट वन आते हैं और इसका फिनोमेना डिस्कस करते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग किस तरह क्रिएट होता है। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। तो यहाँ पर ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? अर्थ, ये ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर क्या मौजूद है? यहाँ पर हमने एक सिंपल सा फैक्ट्री बना दिया है। इस फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें जो प्रिपेयर होते हैं उनके लिए फॉसिल फ्यूल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इन फॉसिल फ्यूल के जलाने से क्या होता है? फैक्ट्री से मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस इमिट होते हैं। इससे मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ आते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के व्हीकल्स जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के गाड़ियाँ जो हैं, इनसे क्या निकलता है? इनमें भी फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल डीज़ल वगैरह इस्तेमाल होता है। तो इनसे भी मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस बाहर आते हैं एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा अगर हम प्लांट को क्या कर दें? डिस्ट्रॉय कर दें। अर्थ सरफेस के ऊपर क्या मौजूद है? प्लांट्स मौजूद है। तो अगर इनको हम क्या कर दें? काट दें। तो ये क्या करते हैं? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसको इस्तेमाल कर देते हैं ग्लूकोज के प्रोडक्शन में। तो जब प्लांट को हम रिमूव कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला नहीं रहेगा। तो इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एटमॉस्फेयर की तरफ ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे एकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा AC जो हैं, इनमें हम एक स्पेसिफिक गैस यूज़ करते हैं जिसको CFCs कहा जाता है। CFCs
इनमें हम क्या यूज़ करते हैं, CFCs यूज़ करते हैं फॉर कूलिंग इफेक्ट। इसके अलावा एरोसोल स्प्रे जो होते हैं उनमें भी ये यूज़ किया जाता है। तो इन चीज़ों से ये CFCs गैस जो हैं ये भी बाहर की तरफ आता है और ये भी कहाँ चला जाता है, ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ चला जाएगा। तो फैक्ट्री से, इसके अलावा व्हीकल से, इसके अलावा जब हम प्लांट काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसी तरह एरोसोल स्प्रे और AC वगैरह जो हैं इनके इस्तेमाल से CFC गैस जो है ये वो एटमॉस्फेयर में ऊपर क्या हो जाता है, एकोमोलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन गैसेस में कौन से गैसेस मौजूद होते हैं, इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी मौजूद होते हैं। यहाँ पे ऑक्साइड्स के लिए मैंने X लिख दिया क्योंकि ये मोनो भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जमा हो जाएगा। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में क्या सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं, ऑक्साइड्स को मैंने X से रिप्रेजेंट कर दिया, मोनो डाई ट्राई हो सकता है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी ऊपर एटमॉस्फेयर में एकुमुलेट हो जाएंगे। इसके अलावा मीथेन गैस जो है CH4 ये ऊपर जमा हो जाएगा। इसके अलावा CFCs जो हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये गैस भी ऊपर एकुमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा ओजोन गैस जो हैं ये यहाँ पे एकुमुलेट हो जाएगा। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस और भी हो सकते हैं। तो ये सारे गैसेस जो है फ़िज़ा में ऊपर एकुमुलेट हो जाएंगे। इन गैसेस को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, तो ये तो हो गई ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये एक फेनोमेना काज करते हैं जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग में और ग्रीन हाउस इफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। लेक्चर को एंड तक देखें, ये आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट में वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है। तो अब नेक्स्ट वन क्या होता है, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जो ऊपर फिज़ा में एकुमुलेट हो जाते हैं। ऊपर तो सन मौजूद है, तो सन से क्या आता है, सन से लाइट रेज नीचे की तरफ आ जाते हैं कुछ इस तरह। तो ये गैसेस क्या करते हैं, ये गैसेस इन लाइट रेस को अलाउ कर देते हैं और ये ज़मीन की तरफ क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो ज़मीन तक जब ये पहुंच जाते हैं, ये लाइट रेज जिसमें विजिबल लाइट वो मौजूद होता है, इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज भी हो सकते हैं, इसको हम यूवी रेज कहते हैं। यूवी रेज ये काफ़ी डेंजरस होती हैं क्योंकि ये स्किन कैंसर भी काज करती हैं। तो ये रेज जब नीचे आ जाते हैं और ज़मीन के साथ ये टकरा जाते हैं तो कुछ रेज जो होते हैं ये अर्थ क्या करता है, इनको एब्जॉर्ब कर देता है। ये एक रेज जो है इसको मैंने एब्जॉर्ब का नाम दे दिया, एब्जॉर्ब कि ये एब्जॉर्ब हो गया, अर्थ ने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया, एब्जॉर्ब, ज़मीन ने इसको जज़ब कर दिया। इसके अलावा कुछ रेज जो होती हैं वो क्या हो जाते हैं, ज़मीन के साथ टकराने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और इसी तरह ये ऊपर चले जाएंगे, कहाँ पे, इधर। ये आ गया एक रेज और ये आ गया दूसरा रे। तो ये रेज आ गए वापस एटमॉस्फेयर की तरफ, रेज। तो ये जब ऊपर चले जाते हैं वापस एटमॉस्फेयर की तरफ ये रेस, तो ये गैसेस जो मौजूद हैं इधर एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या करते हैं, इन रेस को क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। तो ये ग्रीन हाउसेस गैसेस जो है, ग्रीन हाउस गैसेस, ये क्या करते हैं, इन रेस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसी तरह क्या हो जाता है, ये तो रेस हैं, इसके पास तो हीट एनर्जी है, तो ये हीट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है, ये गैसेस। और इसी तरह अर्थ सरफेस जो है ये भी क्या करता है, ये इन रेस का जो हीट है इसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, अर्थ का भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, अर्थ इंक्रीज, अर्थ टेम्प।
ज़मीन का भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसी तरह एटमॉस्फेयर को मैंने ATM से रिप्रेजेंट कर दिया, ATM का भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी तरह इस पूरे एरिया में क्या हो जाएगा, यहाँ पे गर्मी प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, गर्मी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस फेनोमेना को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो यहाँ पे हमने एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, अगर ये पूरी दुनिया में इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहे तो इससे क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर दुनिया के सरफेस के ऊपर जो मुख्तलिफ एरिया मौजूद है, उन एरिया का अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, आपस में प्लस कर दें, और जितने भी एरिया से हमने इस टेम्परेचर को कलेक्ट कर दिया है तो इसके तादाद पे डिवाइड कर देंगे, तो इससे जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एराइज हो जाएगा, और टेम्परेचर का जो रिज़ल्ट आ जाएगा तो वो क्या होगा, वो होगा एवरेज टेम्परेचर। तो सारी दुनिया के ऊपर जब यही ग्रीन हाउस इफेक्ट का फेनोमेना कंटिन्यू होता रहे तो इससे जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा पूरी दुनिया का, तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। तो ये था थोड़ा बहुत ग्लोबल वार्मिंग के मुतल्लिक कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह प्रोड्यूस होता है और इसके काजेटिव एजेंट क्या है। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कुछ हद तक इम्पोर्टेंट भी है। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो होता है, AV टेम्प, ये -18 डिग्री होता है। -18 डिग्री अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है। तो ये टेम्परेचर तो काफ़ी कम है, इसमें तो लाइफ गुजारना मुश्किल है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हैं ये कुछ हद तक क्या है, इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर रहा तो इसमें लाइफ गुजारना मुश्किल हो जाएगा। तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अपनी लिमिट से ऊपर चला गया तो फिर ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदेह हो जाएगा, और इससे ये ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन आते हैं और पढ़ते हैं इसके इफ़ेक्ट के बारे में कि ग्लोबल वार्मिंग के अब इफ़ेक्ट क्या होते हैं जब ये फिनोमेना प्रोड्यूस हो जाए। तो ग्लोबल वार्मिंग के मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट होते हैं। इन इफ़ेक्ट में फ़र्स्ट वन इफ़ेक्ट जो है वो है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है सहरा का बनना, किसी ज़मीन की सतह का सहरा में तब्दील होना, इसे कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन ग्लोबल वार्मिंग से किस तरह प्रोड्यूस होता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है, जब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए अर्थ सरफेस का, तो इससे क्या होता है, रेन बारिश का जो पैटर्न है ये डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब। बारिश का जो क्या है पैटर्न है ये डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा वाटर साइकिल जो है, वाटर साइकिल ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब बारिशें वक्त पर नहीं होगी और इसी तरह ये वाटर साइकिल जो है, पानी का बारिश की शक्ल में नीचे आना और फिर ज़मीन सरफेस से ये दोबारा इवापोरेट होना और फिर ऊपर एटमॉस्फेयर में ये क्लाउड में कन्वर्ट होना और फिर बारिश की तरफ बारिश की शक्ल में नीचे की तरफ आना, तो ये कहलाया जाता है वाटर साइकिल। तो ये चीज़ें जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब ये डिस्टर्ब हो जाएंगे तो सही वक्त पे बारिश वगैरह नहीं होगी, तो इसकी वजह से ज़मीन के ऊपर जो क्या है प्लांट्स वगैरह मौजूद है तो ये सारी क्या हो जाएंगे, इनके ख़त्म होने का ख़तरा होगा। तो इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, जब प्लांट वगैरह ज़मीन के सरफेस से ख़त्म हो जाएंगे तो ज़मीन जो है ये एक वीरान स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है, डेजर्ट कहा जाता है। तो एक इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का डिजर्टिफिकेशन होता है। नेक्स्ट वन क्या है, इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड आइस। बर्फ़ का और स्नो का जल्दी मेल्ट होना, ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेन्स जो है उसके ऊपर जो आइस मौजूद हैं और स्नो मौजूद हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये फास्टर मेल्ट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, फास्टर मेल्ट हो जाएंगे राइज टेम्परेचर की वजह से। और रिसेंट फ्यू ईयर में ये फेनोमेना हो चुका है। मोर देन अ मिलियन स्क्वायर माइल सी आइस जो है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुका है, मतलब ये मेल्ट हो चुका है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्नो एंड आइस का मेल्टिंग का रेट जो है ये फास्टर हो जाता है। फिर इसके आगे मज़ीद क्या हो सकते हैं, नुकसानात हो सकते हैं, किस शक्ल में, तूफ़ान वगैरह की शक्ल में हो सकते हैं। थर्ड वन जो है वो है सी लेवल राइज। इसकी वजह से समंदर की सतह भी बढ़ जाती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये किस तरह, ये स्नो जो है या आइस जो है, आइस एंड स्नो जो है, जब ये फास्टर रेट पे मेल्ट हो जाए, फास्टर रेट पे मेल्ट हो जाए, तो इससे क्या होगा, इससे पानी चला जाएगा कि कहाँ पे, राइवर्स में, इसके अलावा सी में, समंदर वगैरह में, तालाबों वगैरह में, मुख्तलिफ एरिया में ये पानी चला जाएगा। तो इसी तरह समंदर का सतह जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो जब समंदर का सतह ऊपर चला जाएगा, राइज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे एक तो ये होगा कि हाई टेम्परेचर की वजह से ये पानी एक्सपेंड हो जाएगा, और दूसरा ये कि ये पानी जो है ये ग्लेशियर्स और आइस से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा और तूफ़ानों की शक्ल इख्तियार करेगा। तो इससे सी लेवल भी राइज होता है, जो कि आगे तूफ़ानों की शक्ल इख्तियार कर सकता है। लास्ट वन क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म एंड साइक्लोन। मजबूत तूफ़ानें भी आ सकती हैं और इसके अलावा हवाई तूफ़ानें भी आ सकती हैं। पानी की शक्ल में तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि सी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, ये ग्लेशियर, आइस, स्नो वगैरह जब मेल्ट हो जाएंगे तो इसकी वजह से सतह समंदर बुलंद हो जाएगा, जो कि तूफ़ानों का शक्ल इख्तियार कर सकता है। हवाई तूफ़ान किस तरह आ सकती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या हैं, ये सी सरफेस हैं, सी सरफेस। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना हो जाए, तो यहाँ पर जो एयर मौजूद होती हैं सी सरफेस के ऊपर, तो ये गर्म होके हल्की हो जाती है, तो ये ऊपर चली जाएगी। तो नीचे जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा। ये एयर ऊपर चला गया तो नीचे एरिया खाली हो गया। तो अब ये क्या है, ये लो प्रेशर एरिया है। तो अदर एरिया से क्या हो सकता है, इसके अंदर हवा आ सकती है। तो ये हवा क्या करती हैं, ये तो वाइंड की शक्ल में आती हैं। तो ये अदर एरिया में क्या कर सकता है, इससे हवाई तूफानें आ सकती हैं, क्योंकि इस एरिया से फॉर एग्जांपल और दूसरे एरिया से जब इस लो प्रेशर एरिया की तरफ एयर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, हवाई तूफानें भी आ सकती हैं। तो ये था थोड़ा बहुत ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट्स के ज़रिए क्या कर दूंगा, जवाब दूंगा। तो उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।